इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं हालैंड ब्रॉट अर्लिंग की। तो यार अगर फैन थ्योरीज की बात करें, फैन डिस्कशंस की बात करें, या फिर बात करें हम एक्सपेक्टेशंस और हाइप की, सो द मोस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन जो कि हालैंड के लिए निकल के आती है वो है FC बार्सिलोना। लेकिन यार हम स्टोरी में इतनी ज़्यादा आगे आ चुके हैं कि एक चीज़ जो सबके जुबान पे चढ़ चुकी है वो है यहाँ पे हालैंड का रिलीज क्लॉज। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चीज़ किसी ने अभी तक मानी नहीं है, ना ही हालैंड ने, ना ही मिनो रायोला ने, ना ही किसी डॉर्टमुंड के हायर ऑफिशियल ने। लेकिन यार अब फाइनली कहीं ना कहीं पब्लिकेशन, जर्मन पब्लिकेशन स्पोर्ट्स बाइट ने इस चीज़ को रिवील कर दिया है कि यहाँ पे उसका रिलीज क्लॉज एग्जिस्ट करता है। फेयर इनफ, आप लोगों के यार देखो ये तो पता है 75 मिलियन यूरोस का यहाँ पे रिलीज क्लॉज एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक टिल दिस डेट यहाँ पे सिर्फ 3 क्लब उसको पे करने के लिए राजी हैं, और यहाँ पर उसका मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं, और वो हैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड। अब दो टू मोस्ट नोटेबल क्लब जो कि यहाँ से गायब हैं वो है PSG और बार्सिलोना। अब यार PSG का काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं PSG का पूरा फोकस एम्बापे को कन्विंस करने में है, और ऐसे में जब तक एम्बापे का मतलब बिल्कुल ही वो गेम नहीं हार देंगे तो वो हालैंड के लिए मूव नहीं करेंगे। तो उनका तो एक दिन का काम है। अब बात करते हैं बार्सिलोना की। अब देखो यार बार्सिलोना की तरफ से भी समझने का चीज़ है कि बार्सिलोना इस समय बाहर निकालने पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगेन एक चीज़ उनके पास नहीं है, वो है चादर में पैर फैलाने की जगह। सो ऑफकोर्स जब तक वो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि एज ऑफ नाउ 3 क्लब्स हालैंड की रेस में आगे बढ़े हुए हैं, बार्सिलोना से और PSG से। लेकिन यार हमेशा कहते हैं ना कि इन ट्रांसफर मार्केट नेवर से नेवर, और बार्सिलोना चाहे तो हालैंड का गेम अगले 2 दिन में, मतलब किसी भी 2 दिन में पलट सकती है। और वो कैसे? अब यार हालैंड का गेम पलटने के लिए बार्सिलोना का जो हमें स्ट्रैटेजी है उसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में उन्होंने फेरन टोरेस वाली डील को कंप्लीट कैसे किया है। जबकि एक कॉमन सेंस ये थी, जब कॉमन फीलिंग ये थी कि बार्सिलोना के पास पैसे है ही नहीं। अगर हम आडेयामी की बात करें, हम जूलियन एल्वारेस की बात करें, या फिर हम बाकी किसी डील्स की बात करें, स्टर्लिंग वाली डील की बात करें, तो यहाँ पर उनके पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो डील्स टूट गई थी। अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि बार्सिलोना के पास पैसे हैं। बार्सिलोना के पास पैसे हैं। एक चीज़ जो उनके पास नहीं है वो है उनके पास स्पेस या फिर उनके पास वेजेस। अब बार्सिलोना में पिछले अगर बार्टोमो एरा की बात करें तो जिस तरीके से नोटो की गड्डी उड़ाई गई है उससे चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और बार्सिलोना अंदर से इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि यहाँ पर उनके पास अब जगह ही नहीं है कि वो और किसी प्लेयर्स को सैलरी दे सके। तो फेरन टोरेस वाली डील पॉसिबल कैसे हो सकी? अब इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी सर्जियो एग्यूरो के मैं कहूँगा कि हमें उसके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए कि उस बंदे ने काफ़ी अच्छा काम किया। सबसे पहले तो सर्जियो एग्यूरो ने अपना लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उसने टर्मिनेट किया जिसने 5 मिलियन यूरोज बचाए। लेकिन तो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर मैं कहूँगा कि आने वाले जनवरी ट्रांसफर विंडो में बार्सिलोना के हाथ में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कि ये 3 प्लेयर्स को उन्हें कैसे भी करके निकालना है अपने वेज बिल से। वो है फिलिपे कुटिन्यो, सैमुएल उमतीती और सर्जिनो डेस्ट। अब सर्जिनो डेस्ट का थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि वो देखो ट्रांसफर फी भी है और उसके आगे फ्यूचर भी है। अगर उमतीती की बात करें और कुटिन्यो की बात करें तो यार 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी हैं। वो है कि एक तो ट्रांसफर मार्केट में हाइप नहीं है, और दूसरा ये जाना भी नहीं चाहते। मतलब इनके पर्सनल एम्बिशंस भी ये नहीं है कि ये बार्सिलोना से जाके कहीं और अपने करियर को रिवाइव करें, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यार इसलिए भी है क्योंकि अगर हालांड की सिचुएशन को साइड कर दें तो एक और पोजीशन है, वो है सेंटर बैक की पोजीशन। और इस समय ट्रांसफर मार्केट में जो 2 सेंटर बैक्स बार्सिलोना टारगेट कर रही है वो है जूल्स कुंडे और डिलीट। अब वैसे तो अगर देखो मिनो रायोला की बात करें तो रिसेंटली रिपोर्ट्स ये आई थी कि रायोला ने बार्सिलोना को इनडायरेक्टली ये बताया है कि डिलीट का जो प्राइस टैग होगा जुवेंटस की तरफ से वो 120 मिलियन यूरो जो रिलीज क्लॉज है उससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम फिर भी वो 60, 70, 80 तो होगा। और अगर इन केस बार्सिलोना पैसे भी ले आती है तो सैलरी कैसे देगी वो सबसे बड़ा सवाल होता है। और कुटिन्यो, उमतीती जैसे प्लेयर जब जाएंगे नहीं तो यहाँ पर क्या दिक्कत, मतलब कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी इसका किसी को पता नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग छोटी सी अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो क्लेमेंट लेंगलेट के रिगार्डिंग ट्रांसफर मार्केट में हाइप है, वो है आर्सेनल और सेविया से। अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि देखो आर्सेनल में थ्योरी ये है कि आर्टेटा के पास बेन वाइट और गैब्रियल के अलावा कोई बैकअप नहीं है और सॉलिड डिफेंस डिपेंडर नहीं है। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस साइड बाय साइड काउंटर भी यही है कि यहाँ पर आर्सेनल अपना सारा पैसा, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा लेंगलेट में नहीं लगाएगा बल्कि स्ट्राइकर में लगाएगा। बात करें दूसरे क्लब की तो वो आता है यहाँ पे ला लीगा में सेविया। अंडरस्टैंडेबल है, क्लेमेंट लेंगलेट का फॉर्मर क्लब है, और यहाँ पे सेविया कहीं ना कहीं पोस्ट जूल्स कोंडे एरा की बात करेंगे। मतलब जूल्स कोंडे जाएगा एक टॉप यूरोपियन क्लब में तो सेविया चाहेगी कि उसको यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर रिप्लेस किया जाए, एंड क्लेमेंट लेंगलेट काइंड पे गुड थिंग। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से।
अब यार कल के एपिसोड में हमने बात करी थी कैसे यहाँ पे ज़िनेदिन ज़िडेन और एरिक टेन हैग इस समय द 2 मोस्ट प्रोमिनेंट मैनेजर्स बने हुए हैं जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के नेक्स्ट मैनेजर होंगे। लेकिन यार कहीं ना कहीं इसके पीछे रीज़न ये भी है कि अगर मॉरिशियो पोचेटिनो और ब्रेंडन रॉजर्स की बात करें, जो कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हाईली ऑड्स थे उनके कि वो मैनेजर बनेंगे, अब उनकी रिसेंट और करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए वो रेस से बाहर है। लेकिन एक नाम जो कि बहुत इंटरेस्टिंगली अब रिपोर्ट्स में आ रहा है वो है यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमियोनी, जिसके यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो हो सकते हैं, देयर इज़ अ चांस कि वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो सकते हैं। और डेफिनेटली करते हैं कि बात करते हैं कि एक्चुअली में स्टोरी कितनी सेंस बनाती है और ये स्टोरी कितनी सेंस बिल्कुल भी नहीं बनाती है। अब देखो यार डेफिनेटली इसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि इट इज़ अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइक वो लुइस एनरिके वाला सीन हुआ था ना, इट इज़ अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एडवाइस किया है कि आप ऑल आउट जाओ ज़िडेन के लिए, और अगर आप ज़िडेन को कन्विंस नहीं कर सकते देन यू शुड गो फॉर डिएगो सिमियोनी। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप थोड़े शॉकिंग और इंटरेस्टिंग होंगे, इंटरेस्टिंग टू नो द फैक्ट कि आपको लगेगा कि यार इनके बीच तो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी राइवलरी है, बट नहीं, दे हैव एक्चुअली प्रेज्ड ईच अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने एक दूसरे की तारीफ करी है, तो ठीक है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे प्रो की जो एक्चुअली में काम कर सकता है, वो ये है कि इस समय अगर एथलेटिको मैड्रिड और डिएगो सिमियोनी के करंट सीजन की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें खराब होती हुई जा रही हैं। यहाँ पे डिएगो सिमियोनी के एरा में आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने कंसेक्यूटिव 4 लीग डिफीट्स हासिल की हैं। सो दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अब बात करते हैं कि ये स्टोरी एक्चुअली में सेंस क्यों नहीं बनाती है। अब देखो यार इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक्चुअली में मेरे को लगता है मतलब ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के नेक्स्ट मैनेजर में रोनाल्डो का इतना से नहीं होगा जितना होगा राल्फ रागनिक का। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली वेरी गुड कि लुइस एनरिके वाली अगर स्टोरी की एंड की बात करें तो जितनी जल्दी वो स्टोरी रिलीज़ हुई थी उसके 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं वो स्टोरी यहाँ पे बंद हो गई थी, और इसका भी सेम फेट लगता है। दूसरा रीज़न वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर डिएगो सिमियोनी के प्ले स्टाइल की बात करें तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस सबसे ज़्यादा इससे डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि डिएगो सिमियोनी का जो प्ले स्टाइल है प्रीमियर लीग के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। या रिजल्ट निकाल सकता है कि बट कहीं ना कहीं उस जैसे प्ले स्टाइल के लिए आपको एक बिल्कुल अलग टीम, अलग स्ट्रक्चर की टीम चाहिए, और वो यूनाइटेड के पास इस समय है नहीं, तो वो फाउंडेशन सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की और ट्रांसफर रिपोर्ट्स की। अब देखो यार करंटली अगर चेल्सी की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी है यहाँ पे एंटोइन रुडिगर। और अगर एंटोइन रुडिगर की अभी तक की कहानी की बात करें तो 2 क्लब्स यहाँ पे सामने आते हैं, वो है बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड। लेकिन यार रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ पंडित्स ने कहे हैं या फिर कुछ रिसेंट प्लेयर्स की बात करें, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की जो कि मेरे को पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी उनकी थ्योरी। उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक होने की ज़रूरत है, और उसके पीछे उन्होंने कहा कि जस्ट इमेजिन, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को उन्होंने एड्रेस किया कि जस्ट इमेजिन कि आपकी टीम में रफे वरान और एंटोन रुडिगर की पार्टनरशिप आ गई तो वो डेफिनेटली प्रीमियर लीग में बेस्ट सेंटर बैक की पार्टनरशिप होगी अप टिल नाउ, एंड दिस इज एक्चुअली अ रियलिटी। अब ये चीज़ कितनी सेंस बनाती है और कितनी सेंस नहीं बनाती, इस पर बात करते हैं। अब सेंस की बात है तो देखो ये है कि इम्प्रूव अपना डिफेंस जो होगा वो बेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो प्रो है वो यहाँ पर ये है कि एंटोन रुडिगर इज़ एक्चुअली अ लीडर, और वो लीडर कहीं ना कहीं जो हैरी मैग्वायर उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, जो कि हम कहते हैं कि एंटोन हैरी मैग्वायर की कैप्टनशिप पे सवाल उठते हैं, उसकी डिफेंसिव स्किल्स पे सवाल उठते हैं, बट रुडिगर इज़ अ कंप्लीट पैकेज। दूसरा जो प्रो है वो ये है कि एंटोन रुडिगर के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, मतलब आपको कोई ट्रांसफर फी बैंक तो नहीं तोड़ना है, 80 मिलियन हैरी मैग्वायर जितने खर्च नहीं करने हैं। ही इज़ एक्चुअली कमिंग एज अ फ्री एजेंट, तो आपको जितना है सब सैलरीज पे देना है, और इतनी सैलरीज यूनाइटेड एक्चुअली में अफोर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं कि सेंस एक्चुअली में क्यों नहीं बनाता। अब सेंस यार इसलिए क्यों नहीं बनाता क्योंकि रियल मैड्रिड इस रेस में बहुत ज़्यादा आगे है, और जहां रियल मैड्रिड इस रेस में बहुत ज़्यादा आगे है रिपोर्ट्स के हिसाब से, यूनाइटेड ने अभी तक रेस में स्टार्ट भी नहीं किया है। तो दिस इज़ एक्चुअली वन थिंग। और डेफिनेटली हम जो थ्योरी की बात कर रहे हैं वो किसी ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है, बल्कि ये लेजेंड्स की रिपोर्ट्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दूसरी चीज़ वो है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कहा है रफे वरान और रुडिगर की पार्टनरशिप, यानी कि जो प्लेयर रिप्लेस होगा वो होगा हैरी मैग्वायर। और हैरी मैग्वायर के साथ मैं बताऊँ सिचुएशन ये है कि स्पोर्टिंग रीज़न से ज़्यादा यहाँ पे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रीजंस है, बस यहाँ पे उसको हटा नहीं सकते। यूनाइटेड की सिचुएशन ये है कि वो हैरी मैग्वायर को हटाएगी नहीं स्टार्टिंग 11 में, चाहे कितना गंदा वो खेले, एंड दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम जो कि ओले गुनर सोल्शायर के अंदर भी देखी थी, और मैं कहूँगा कि आप आने वाले टाइम में भी देखोगे कि यूनाइटेड कुछ भी हो जाए वो 80 मिलियन का प्राइस टैग वो यहाँ पे जस्टिफाई करके रहेंगे। अब उसके लिए यहाँ पे कितने ही पापड़ मिल जाए या फिर वो कितने ही एरर करें, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि यार कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कैसे जूलियन अल्वारेस के लिए यहाँ पे रांगनिक की थ्योरी ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को सबसे पहले रिएक्ट करना है
वो इसलिए क्योंकि जूलियन अल्वारेस के लिए सिचुएशन ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आ जाएगा वो यहाँ पे साइन ले सकता है। और ऐसे में यार रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि 2 क्लब्स हैं जो कि नेक्स्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन है इस समय वही होंगी, या तो बायर्न म्यूनिख है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि उसका साइन ले सकता है बहुत कॉन्फिडेंटली। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि बायर्न म्यूनिख ने रिसेंटली रफीनिया की डील को साइन कर लिया, मतलब रफीनिया को खरीद लिया है एज पर रिपोर्ट्स फॉर 50 मिलियन यूरोज, जिस पे अभी हम बात करेंगे। और इसका मतलब कि यहाँ पे जूलियन अल्वारेस के लिए अब रास्ता क्लियर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अब अगेन इसके रिगार्डिंग आप मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताओ कि आप क्या जूलियन अल्वारेस को मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखना चाहोगे, जबकि आपके पास कहीं ना कहीं अगर स्क्वाड डेप्थ की बात करें तो वो ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड है कि ग्रीनवुड को यहाँ पे चांस नहीं दिया जा रहा और मार्शियल को चांस नहीं दिया जा रहा, तो वो तो खैर सविया ही जा रहा है। डू लेट मी नो। लेकिन बात करते हैं रफीनिया और बायर्न म्यूनिख की डील को। अब देखो यार बायर्न म्यूनिख ने ये डील अराउंड 50 मिलियंस में कंप्लीट करी है और जनवरी ट्रांसफर मार्केट में ये ऑफिशियल होती हुई दिख सकती है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इसको बैक कर रही हैं। अब अगर रफीनिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत बड़ा जंप है। लीड्स यूनाइटेड से आप बायर्न म्यूनिख में चले गए, इट्स अ बिग जंप, आप टाइटल जीत रहे हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग है लिवरपूल के लिए, और लिवरपूल से बहुत बड़ी अपडेट भी है साला के जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन लिवरपूल से इसलिए क्योंकि यार अगर समर ट्रांसफर विंडो की बात करें तो दे वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रफीनिया। लेकिन उस टाइम रफीनिया को ये सही लगा कि भाई 50 मिलियन मतलब 1 साल और रुकना चाहिए मेरे को लीड्स यूनाइटेड में। लेकिन लीड्स यूनाइटेड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो टॉप 10 के ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं अब प्रीमियर लीग सर्वाइवल और रेलीगेशन अवॉइडिंग बैटल में आ गए हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि बायर्न म्यूनिख ने यहाँ पर रिएक्ट करा और उसने बायर्न म्यूनिख की डील को एक्सेप्ट कर लिया। बायर्न म्यूनिख के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के फैंस इतने खुश नहीं होंगे कंसिडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने 50 मिलियन एक स्क्वाड रोटेटिंग प्लेयर के लिए दिया है, एक ऐसे प्लेयर के लिए दिया है जो कि कहीं ना कहीं बेंच पे बैठेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मतलब स्क्वाड की स्टार पावर ही इतनी ज़्यादा है। लेकिन बायर्न म्यूनिख में यार आपको पता है कि जूलियन नगलसमैन के बारे में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते, वो कब चीज़ें कैसे पलट देगा यू नेवर नो। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं लिवरपूल की। अब यार लिवरपूल की इस समय की सबसे बड़ी स्टोरी है वो है मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। और ऐसे में यार आप मान के चलो कि लिवरपूल के फैंस भी लाइक भाई तुम आने वाले 6 महीने में कुछ करो ना करो, सिर्फ एक काम कर दो हम खुश हो जाएंगे, एंड दैट इज रिन्यू द मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यार इसके रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे जो लिवरपूल का ऑफिशियल सपोर्टर्स ग्रुप है टर्की का, उसने यहाँ पे यही इसको पोस्ट कर दिया कि उसने ऑफिशियल सपोर्टर्स ग्रुप है, उसने यहाँ पे पोस्ट कर दिया कि मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिन्यू हो चुका है। बट ऐसी रिपोर्ट्स बाकी नहीं आई हैं, उसने यहाँ पे ऐसा पोस्ट किया है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअली में कुछ की फिगर्स की जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इस समय सिचुएशन से अपडेट्स की, और बात करेंगे क्या यहाँ पे वाइब है। अब सबसे पहले अगर वाइब की बात करें तो यार रिसेंट जो लिवरपूल के लेजेंड्स हैं या फिर क्रिटिक्स हैं, जो पंडित्स हैं, वो यहाँ पर ये मानते हैं कि लिवरपूल साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी, आज नहीं तो कल ये पक्का करेगी। और इसके पीछे जितना बड़ा रीज़न है उसकी प्लेयर परफॉर्मेंस, कि भाई अगला बैलन डोर की रेस में है, अगला एक्चुअली में वर्दी बैलन डोर है, अगला नेक्स्ट बैलन डोर विनर हो सकता है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है अलॉन्गसाइड करीम बेंजेमा एंड लेवेंडोव्स्की राइट नाउ। लेकिन उससे कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये चीज़ देखो आपको समझनी पड़ेगी कि रोनाल्डो, मेसी, बेंजेमा जैसे जो प्लेयर्स होते हैं बड़े बड़े, लेवेंडोव्स्की, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जस्ट टू बी नो ऑफेंस, लेकिन बार्सिलोना की ब्रांड वैल्यू भी थोड़ी कम हुई है विद द डिपार्चर ऑफ लियोनेल मेसी। बट नो ऑफेंस, बार्सिलोना इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब। लेकिन यार यहाँ पर कहीं ना कहीं लिवरपूल अब जानती है कि मोहम्मद साला का यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू है वो अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही है और उससे लिवरपूल को ही फ़ायदा होगा। लेकिन लिवरपूल फिर भी कतरा रही है कि भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसको हम क्यों दें, क्योंकि जब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो 35 साल का हो जाएगा, और 35 साल के मतलब प्लेयर को वो 500-600 पर वीक देंगे, वो कहीं ना कहीं लिवरपूल की स्ट्रैटेजी नहीं है। दैट्स अनदर डिबेटेबल क्वेश्चन। और उसमें से मैं बता दूं कि 80% लोग अभी भी यही ओपिनियन रखते हैं कि मोहम्मद साला डिजर्व व्हाट ही इज एक्चुअली डिमांडिंग, जिसमें मैं भी आता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं कुछ की फिगर्स की। अब देखो यार की फिगर्स के हिसाब से डेफिनेटली साला ने ये तो कहा ही है कि भाई मेरे को हाईएस्ट रनर बनना है लिवरपूल में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हमें अभी तक नहीं पता था वो ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के नेगोशिएशंस में ये पॉइंट भी ऐड है कि लिवरपूल के मोहम्मद साला ने यहाँ पर ये डिमांड रखी है कि लिवरपूल अब फर्दर रीइंफोर्समेंट भी करेगी, क्योंकि लिवरपूल एक चीज़ से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो है एजिंग वैल्यू। अगर सादियो माने की बात करें, फर्मिनो की बात करें, वर्जिल वैन डाइक की बात करें, हेंडरसन की बात करें, या फिर आप खुद साला की बात करें, तो इनकी अब एज वैल्यू कम से कम 30 से ज़्यादा है। और एक पोजीशन जो कि वो पर्टिकुलरली चाहते हैं कि इंप्रूव हो वो है स्ट्राइकर की पोजीशन। और रिसेंटली कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने आपको याद है कि एक एपिसोड में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि कैसे अचानक से अर्लिंग ब्रॉट हालैंड और लिवरपूल के यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लिवर स्ट्राइकर किसी क्लब को स्ट्राइकर ही साइन करना है तो वो हालांड पे ही जाएगा। बट अब ये हमें पता चल गया कि एक्चुअली में स्ट्राइकर इज़ द नीड, और ये देखने वाली बात है कि क्या लिवरपूल मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी, और करेगी तो कितना जल्दी करेगी, बिकॉज आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हाइप होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।